हाँ जी, स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन जो मार्च महीने का करंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। जो लोग इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं। यही क्लासेस फ्री में आप ऐप पर देख सकते हैं और पहले देख सकते हैं। पहले इन द सेंस कि भी हम पहले ऐप पर क्लासेस डालते हैं, उसके 2-3 दिन बाद जो वो यूट्यूब पर क्लासेस डालते हैं। ठीक है ना। तो एक्सक्लूसिव लाइव या फिर कहीं एक्सक्लूसिव तरीके से आपको ऐप पर वीडियो यहाँ पर देख सकते हो फ्री में। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप ऐप का ये होम पेज पर जाओगे तो यहाँ पर कई सारे आपको इस तरीके से कोर्सेज दिखेंगे 3x3 के। फिर यहाँ पर आपको स्टोर पे जाओगे, स्टोर में जाओगे तो कोर्सेज दिखेंगे। कोर्सेज में एक कोर्स आपको दिखेगा करंट अफेयर का कोर्स, जिसमें कि आपको दिखेगा यहाँ पर 500 रुपये की फीस दिखेगी। वो देना जरूरी नहीं है, यदि देते हो तो बता देता हूँ। ये एक तरीके से वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जिसमें कि आपकी लाइफ टाइम एक्सेसिबिलिटी जो है इसको लेकर मिल जाएगी, जिसमें कि आपको हर वर्ष कोई भी करंट अफेयर की वीडियो है वो इसमें आती रहेगी। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आते रहेंगे, इसमें कंटेंट जो आता रहेगा। तो करंट को लेकर हमारा जितना भी प्रोग्राम है वो सारा यहाँ पर आता रहेगा। ठीक है। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये वीडियोस देखनी है या फिर कंटेंट चाहिए तो आप इसमें जाएंगे करंट अफेयर वाले कोर्स के अंदर। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कंटेंट, और कंटेंट पर जब आप जाएंगे तो आपको मार्च महीने का करंट अफेयर दिखेगा। उसमें वीडियो जो वो अनलॉक रहेगी, आप उस वीडियो को देख सकते हो फ्री में। तो कहने का मतलब आप ऐप पर फ्री में इस वीडियो को देख सकते हो। हालांकि एक 500 रुपये का वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर लाइफ टाइम एक्सेस कि हमने एक फीस रखी हुई है, उसको ज्वाइन करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो आपकी मर्जी। उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स क्या है, तो हमने रिवीजन क्लासेस जो प्री के टाइम ली थी वो सारी उसके अंदर डाल रखी है, आप उनका एक्सेस ले सकोगे। आप जो वो आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह है उसका एक्सेस ले सकोगे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके रहेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। इस पे जो वीडियोज है वो पहले आएंगी, जो लाइव वगैरह चलती हैं वो ऐप पर चलती हैं। यूट्यूब पर एक तरीके से थोड़ा सा बाद में हम जो चीज़ों को अपलोड करते हैं। ठीक है ना। चलो भाई, अब अपन पढ़ना शुरू करते हैं मार्च महीने का करंट अफेयर। इस पहली मार्च महीने की इस पहली क्लास के अंदर हम जो वो आईआर का करंट अफेयर जो पढ़ेंगे। ठीक है। तो आईआर के करंट अफेयर में जैसा कि अपना ट्रेडिशनल तरीका रहता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में या फिर भारत के प्रधानमंत्री किन्हीं देश में विजिट पर गए हों और वहां पर कुछ प्रमुख बातें हुई हो। तो भारत के जो प्रधानमंत्री है वो मॉरिशस गए। मॉरिशस कहाँ पड़ता है? देखो, जब भी अपन आईआर पढ़ते हैं या फिर उससे रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ते हैं तो हमें एक वर्ल्ड मैप का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो जिन जिन लोगों ने कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है वो एटलीस्ट एक बार ये जरूर देख लो कि वर्ल्ड मैप में कहाँ पर कौन सा देश लोकेटेड है, ताकि चीज़ों को एक थोड़ी सी समझ आपकी जो वो बढ़े। तो मॉरिशस आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ओशन के अंदर जो है वो एक देश स्थित है, हिंद महासागर के अंदर। तो भारत के प्रधानमंत्री का मॉरिशस जाना हुआ। मॉरिशस जो है वो भारत के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉरिशस कि भारत के साथ संबंध जो हमेशा से रहे हैं। मॉरिशस के ऊपर भी ब्रिटेन का राज था और यहाँ पर ब्रिटेन के उपनिवेश को हटाने के लिए, कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन जो है उसको हटाने के लिए भारत ने काफ़ी ज़्यादा समर्थन जो मॉरिशस को किया है। इसलिए मॉरिशस के साथ संबंध जो भारत के अच्छे रहते हैं। दूसरी बात, मॉरिशस भारत के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिंद महासागर में पड़ता है। यदि अपन देखते हैं भारत की स्थिति तो हिंद महासागर में पड़ने के कारण भारत का अधिकतर जो व्यापार है वो इसी के माध्यम से होता है। और आपको पता है चाइना के द्वारा एक पॉलिसी अपनाई जाती है जिसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, है ना, मोतियों की माला नीति। उसको जो है हम कहें तो कंट्रोल करने में भी मॉरिशस हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए भारत जो है मॉरिशस का हमेशा साथ देता है और हमारे जो संबंध है वो मॉरिशस के साथ हमेशा अच्छे रहे हैं। एक बार चीजों को देखते हैं। मॉरिशस की भारतीय प्रधानमंत्री की ये दूसरी यात्रा थी। दूसरी बार भारतीय प्रधानमंत्री मॉरिशस गए। यदि हम थोड़ा सा इतिहास की बात करें, देखो मैं यहाँ पर अलग अलग जगह पर ये इतिहास वगैरह बताता हूँ। हालांकि कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम यदि आप देने जा रहे हो, राजस्थान का कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम, एक और मैं बात आपको बता दूं, ये जो करंट अफेयर अपन पढ़ रहे हैं ये राजस्थान के किसी भी एग्जाम आप देने जाओगे तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इवन सिर्फ राजस्थान ही नहीं, भारत भर के भी कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे इन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बस राजस्थान वाली बातें अपन एक्स्ट्रा बताते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ बताई जाती है वो प्रीलिम्स के लिए तो बताई जाती है, थोड़ी बहुत बातें मेंस के हिसाब से भी कर ली जाती है ना। तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए उसका, ठीक है। तो इसीलिए हम बैकग्राउंड यहाँ पर बता रहे हैं। बाकी प्री में कोई आपसे पूछेगा नहीं कि मॉरिशस के भारत के साथ अच्छे संबंध कब रहे। तो कहने की बात है कि ये जो पूरी लाइन है, ये पूरा जो पैराग्राफ है, ये रटने के लिए नहीं होता, केवल समझने के लिए है।
1947 से 68 तक मॉरिशस के अंदर उपनिवेश विरोधी आंदोलन चला और 1968 के अंदर जब ये आजाद हुआ तो भारत ने इनके साथ में राजनयिक संबंध जो उनकी स्थापना कर ली 1968 में। 2021 में भारत ने मॉरिशस के साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर दिया जिसका नाम था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये अलग अलग प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं। ओवरऑल इसका मतलब ये है कि हम मॉरिशस के साथ में आर्थिक सहयोग जो वो करेंगे, है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये हमने एग्रीमेंट साइन कर दिया। ये होगी पूरी किसकी बात, इतिहास की बात। अब हम यहां पर थोड़ी सी करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। वर्ष 2025 के अंदर भारत ने एक महासागर पहल को भी लॉन्च किया। देखो आपको पता होगा कि भारत ने 2015 में एक सागर पहल को लॉन्च किया था, सिक्योरिटी ऑफ द रीजन, जो कि इंडियन ओशन जो एरिया है, हिंद महासागर एरिया जो है, वहां पर उस क्षेत्र में सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, क्या नाम से किया था, सुनेंगे जरा एक बार। भारत ने इंडियन ओशन वाले एरिया के अंदर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। अभी भारत ने 2025 में इसको बढ़ाते हुए, 10 वर्ष पूरे हो गए तो इसको बढ़ाते हुए हमने क्या कर दिया है, महासागर पहल। कौन सी पहल लॉन्च कर दी है, महासागर पहल। ये जो सागर पहल थी ये बेसिकली इंडियन ओशन के अंदर भारत की सिक्योरिटी को और दूसरे देशों की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए थी। सागर पहल किसके लिए थी, इंडियन ओशन के लिए। जबकि महासागर जो पहल है वो है साउथ कंट्रीज के बीच में समर्थन को, सहयोग को, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। ये साउथ का मतलब क्या होता है, तो साउथ का मतलब होता है कि दुनिया को यदि 2 भागों के अंदर बांट दिया जाए, दुनिया को यदि 2 भागों के अंदर, ये ऑस्ट्रेलिया और बना दो, दुनिया को 2 भागों के अंदर बांट दिया जाए तो ये जो देश हैं जो कि साउथ के अंदर पड़ते हैं, इनमें आप देखोगे नॉर्थ वाले जो देश हैं वो कंपैरेटिवली अमीर देश हैं। कंपैरेटिवली क्या है, अमीर देश हैं। जबकि जो ज्यादातर पिछड़े हुए जो देश हैं वो साउथ वाले हैं। इसलिए साउथ के बीच कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए हमने एक नई पहल को शुरू किया है जिसका नाम क्या है, महासागर। क्या नाम है, महासागर। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, सागर। क्यों, क्योंकि ये इंडियन ओशन वाले के लिए थी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। अब इसका नाम क्या कर दिया है, महासागर। तो इस महासागर के अंदर एक पार्ट आपके कौन है, मॉरिशस है। इसी महासागर का पार्ट क्या है, मॉरिशस है। तो बस यही बात हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पर। क्या बात पढ़ने जा रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, ये तो हमने बैकग्राउंड जान लिया, अब बात है मूल मुद्दे पर। भारत के प्रधानमंत्री मॉरिशस जाके आए। ये भारतीय प्रधानमंत्री की मॉरिशस में सेकेंड विजिट थी, क्योंकि 2025 के अंदर भारत ने कौन सी पहल शुरू की थी, महासागर पहल शुरू की थी, जिसका मॉरिशस भी क्या है, एक पार्ट है। यदि आप महासागर की फुल फॉर्म देखना चाहो तो आप यहां पर देख सकते हो, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। यानी कि सागर की तो फुल फॉर्म वही है, बस MAHA उसका फुल फॉर्म नया बना दिया, क्या, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट। बस ये दो जो MAHA जो एक्स्ट्रा जोड़ दिया। इससे क्या करेंगे, भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए एक नया विजन जो दिया है, ठीक है ना। तो सागर जो था वो इंडियन ओशन के लिए था, और अभी जो हमने विजन दिया है वो किसके लिए दिया है, पूरे ग्लोबल साउथ के लिए दिया है, जिसको नाम क्या दिया, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट। अब बाकी वही है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। महासागर 2025 के अंदर भारत के द्वारा लॉन्च की गई एक पहल है। अब बात करते हैं, ये तो आपने चलो पूरे एरिया के लिए बता दिया। मॉरिशस के साथ क्या हुआ, भारतीय प्रधानमंत्री मॉरिशस गए तो वहां पर क्या हुआ, सबसे पहले तो भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया गीत गवई से। किससे स्वागत किया गया, गीत गवई से। ये गीत गवई क्या है, तो ये बिहार का एक लोकगीत है। बिहार का क्या है, एक लोकगीत है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भारतीय प्रधानमंत्री का मॉरिशस के अंदर गीत गवई से स्वागत किया जा रहा है, जो कि बिहार का एक लोकगीत है।
कुछ लोगों का तो ये कहना है कि बिहार में कुछ समय बाद चुनाव आने वाले हैं, तो मोदी जी ने कॉल करके कहा होगा कि भाई गीत गवई से बिहार के कुछ ऐसे कल्चरल उससे जो स्वागत करना। लेकिन बात थोड़ी सी कुछ अलग है। अलग ये है कि भाई ये गीत गवई जो है ये भारत के लिए इनटेंजिबल हेरिटेज ऑफ साइट्स होती है, अमूर्त संस्कृति के लिए कुछ अमूर्त विरासत। यूनेस्को द्वारा ये टाइटल दिया जाता है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। फिर से सुन लो, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, यूनेस्को के द्वारा दर्जा दिया जाता है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। उसमें गीत गवई को नॉमिनेट किया गया कि भाई आप गीत गवई को भी क्या करो, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंदर शामिल करो। और ये नॉमिनेशन किया किसने? मॉरिशस ने। ये नॉमिनेशन किया किसने था? मॉरिशस ने किया था। यानी कि मॉरिशस में बिहार के जो रहने वाले जो लोग हैं, जो वहां पर उस समय मजदूर के समय में आए होंगे, उनकी संख्या ज्यादा है। इसलिए बिहार के जो संस्कृति है उससे थोड़ा सा समानता रखती है कौन? मॉरिशस। इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री का मॉरिशस पहुंचने पर स्वागत किया गया किससे? गीत गवई से। और उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री को मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर भी प्रदान कर दिया गया, जो कि मोदी जी की आदत हो चुकी है। अब किसी भी देश में जाते हैं तो लाओ यार वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है तुम्हारा, लाओ पहना दो गले में। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री को मॉरिशस का मिला, जिसका नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। इतना लंबा चौड़ा नाम याद रखने की बजाय कोई एक आधा नाम याद रख ले इसमें से, द स्टार एंड की ऑफ ऐसे रख लो बस। भाई ये किस देश का है? तो मॉरिशस का। लेकिन मॉरिशस खुद को क्या कहता है? द की ऑफ इंडियन ओशन। मॉरिशस खुद को क्या कहता है? की ऑफ इंडियन ओशन। हिंद महासागर की चाबी हम हैं, हिंद महासागर की चाबी हम हैं। इसलिए उनके जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसके नाम में भी क्या आ रहा है? द की ऑफ इंडियन ओशन। तो बस इतना ध्यान रख लेना, मॉरिशस का जो हाईएस्ट अवार्ड है उसके नाम में क्या आ रहा है? द की ऑफ इंडियन ओशन। वो अवार्ड किसको दिया गया? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहां पर दिया गया। तो भारतीय प्रधानमंत्री को इनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के घर पे जाओ तो इनकी अलमारी छोटी पड़ जाती होगी। अपने नहीं तो बचपन के अंदर 8वीं क्लास के अंदर फर्स्ट आ गए, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सारी की सारी जो 15-15 रुपए में ट्रॉफी मिलती है वो अपन ने सजा के रखी होती है। बाद में जब बड़े होते तब पता लगता है ये तो बार 20 रुपए की मिल रही थी। हालांकि वो वैल्यू जो वो 20 रुपए इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरुआत से जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन जो ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं ना, एक समय की सीमा के बाद में उनकी वो अलमारी पूरी भर जाती है। फिर वो जैसे थोड़े बड़े होते हैं उनका मोह भी उससे कम हो जाता है, इधर उधर यूं रद्दी में या फिर इधर उधर बिखरी पड़ी रहती है। ऐसे मुझे लगता है मोदी जी के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो यूं बिखरे पड़े रहते होंगे। ये बारबाडोस का है, इसको छोड़े रहे, इसको थोड़ा साइड में रखो। तो की ऑफ इंडियन ओशन। चलो वापिस आते हैं। एक मुद्दा ये हुआ कि स्थानीय मुद्रा में व्यापार जो वो करेंगे, एक दूसरे के साथ में स्थानीय मुद्रा के अंदर व्यापार करेंगे। अभी हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो करेंसी यूज की जाती है वो है डॉलर, है ना। डॉलर यूएस डॉलर जो किए जाते हैं। लेकिन हम ये बार बार हर देश के साथ जब भी किसी भी देश के साथ समझौता मिलते हैं तो ये कोशिश रहती है कि जो डॉलर पर, यूएस डॉलर पर हमारी जो निर्भरता है उसको कम किया जा सके, है ना। और हम स्थानीय मुद्रा के अंदर व्यापार को बढ़ावा दे सके। तो मॉरिशस के साथ में भी हमने ऐसा ही एक समझौता किया है। इसके अलावा मॉरिशस का एक शहर है जिसका नाम है रेडुइट। रेडुइट के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी नवाचार संस्थान एक स्थापित किया गया, उसका उद्घाटन जो वो किया गया। तो मॉरिशस के बारे में हमें इतनी बातें याद रखनी है। क्या क्या? सबसे पहले ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सेकंड विजिट थी, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। 2025 के अंदर एक महासागर पहल जो है वो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, जिसका मतलब था म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन। और मॉरिशस के साथ समझौता हुआ कि चलो ठीक है, अब से हम स्थानीय मुद्रा में व्यापार किया करेंगे। और एक रेडुइट के अंदर जो अटल बिहारी वाजपेयी नवाचार संस्थान जो उसका उद्घाटन किया गया। और अपने नरेंद्र मोदी जी को एक अवार्ड मिल गया लास्ट में, जिसके आता है की ऑफ इंडियन ओशन अवार्ड, ठीक है, जो कि मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जब मोदी जी वहां पर पहुंचे तो गीत गवई से उनका स्वागत किया गया, जो कि बिहार का एक लोक गीत है। ये सारी बातें सर हमने पढ़ी किसके बारे में? मॉरिशस के बारे में। बात क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो भारत आए। कौन आए भारत? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत आए। क्या क्या हुआ इस दौरान?
एक तो एफटीए पर वार्ता शुरू हुई। देखो दो दो चीज होती है, एक इस चीज पर वार्ता शुरू हुई, इस पर सहमति व्यक्त की गई, फलाना हुआ ढिमकाना हुआ, ऐसी सारी चीजें हमारे किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। खास तौर पर जो हम कहें कि भाई आरएस से जो लोअर पे ग्रेड वाले जो एग्जाम है उनके अंदर, या फिर खासतौर पर वनडे जो एग्जाम है वहां पर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। क्या कि जो चीज अभी रनिंग में है, कि वार्ता शुरू हुई, इस पर डिस्कशन शुरू हुआ, इस पर सहमति व्यक्त हुई, इन एग्जाम्स में जो चीजें पूछी जाती है वो ये है कि जो हो चुकी है। अब भारत न्यूजीलैंड के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है, उसको लेकर वार्ता शुरू हुई। ये मेंस पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी आरपीएससी इन पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इन सब एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एफटीए पर वार्ता शुरू हुई, रक्षा सहयोग समझौता हुआ। क्या हुआ? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के भारत आने पर उनके साथ में एक रक्षा सहयोग समझौता हुआ। उसके बाद में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ में ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर म्यूचुअल रिस्पेक्ट एग्रीमेंट जो है एक समझौता किया। इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये क्या है? AEOMRA। हालांकि इतना डिटेल में शायद ही आपसे पूछे, पर थोड़ा हमें यदि पता हो, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर क्या होता है, थोड़ा सा इस शब्द को समझना ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर के बारे में, कि भारत में विदेश से कोई जहाज आया जिसपे कि कोई प्रोडक्ट जो आए, अब यहां पर कंप्लायंस में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, यहां पर इसको अनुमति ना मिले, जो माल जो है उसको अनलोड करने का अनुमति ना मिले, तो यहां पर इसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यहां पर क्या होगा? बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि इस प्रकार के कोई भी विदेशी सामान आया है तो उसको जल्दी से जल्दी क्लियरेंस मिले, जल्दी से जल्दी चीजें वो अनलोड हो, और जो आगे की कार्रवाई है उसको पूरा किया जाए। कहने का मतलब ये काम जो स्मूथली होना चाहिए। तो स्मूथली होना चाहिए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है कि इन सब में परमिशन वगैरह ये सब चीजें नहीं मिलती है। तो इसके लिए प्रयास किए गए WCO के द्वारा, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक फ्रेमवर्क बनाया गया, सेफ फ्रेमवर्क। सेफ फ्रेमवर्क का उद्देश्य ये था कि ये जो प्रॉब्लम्स आती है ये प्रॉब्लम ना आए, और इसी सेफ फ्रेमवर्क के तहत ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स इसकी परिकल्पना की गई। इसके बारे में सोचा गया कि ऐसे हर देश के अंदर कुछ इकोनॉमिक ऑपरेटर्स होने चाहिए, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स, जो इन सब कार्यों को क्या कर सकें? आसान कर सकें। तो ऐसे ही भारत ने भी 2011 के अंदर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को अपना लिया, और भारत में ऐसे कुछ जो है लोगों को चिन्हित जो किया गया जिनको AEO का दर्जा मिलता है, कुछ संस्थाओं को, कुछ लोगों को AEO का दर्जा मिलता है। अब अलग अलग देशों के आपस में समझौते होते हैं, जैसे अभी हमने समझौता किया किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ, और कहा है कि न्यूजीलैंड से यदि ऐसा कोई प्रोडक्ट आएगा तो उसके लिए भारत के ये कुछ संस्थाएं हैं जो कि आपको क्या करेंगी? हेल्प करेंगी। ऐसे ही न्यूजीलैंड भी क्या करेगा? भारत की कुछ मामलों में क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो हमने क्या किया है? ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स को लेकर म्यूचुअल रिस्पेक्ट एग्रीमेंट जो वो साइन किया है। अब मुझे लगता है कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। हमने न्यूजीलैंड के साथ में क्या किया? ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर को लेकर एक समझौता साइन किया है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड जो है उसने CDRI में शामिल हो गया है। CDRI क्या है? कोएलिशन CDRI ये क्या है? तो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भारत सरकार ने ऐसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया चलते फिरते, जिसका उद्देश्य था कि सभी देशों में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो कि आपदा आने पर भी उसका प्रतिरोध कर सके। कोएलिशन यानी कि ऐसे कुछ देशों का गठबंधन जो कि इस काम में सहयोग करे। किस काम में? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो कि आपदा आने पर भी रेजिलिएंट यानी कि उसका प्रतिरोध कर सके। फॉर एग्जाम्पल कि जापान में घर जो लकड़ी के बनाए जाते हैं क्योंकि वहां पर भूकंप लगातार आते हैं, तो इस प्रकार की ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो कि चक्रवात यदि भारत में आते हैं उड़ीसा वाले क्षेत्रों में, तो वहां पर घर बनाने की टेक्निक में किस चीजों का ध्यान रखा जाए।
भारत के पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर भूस्खलन होता है या फिर वहां पर भूकंप आते हैं, तो वहां पर कौन सी टेक्निक हो, इन सब चीजों को लेकर रिसर्च हो जिससे कि डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जा सके। तो इस चीज को लेकर भारत ने एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया जिसका नाम था CDRI। क्या नाम था? CDRI। ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था 2019 में। UN क्लाइमेट एक्शन समिट हुई थी, वहां पर भारत ने इसको जो लॉन्च किया था। तो अभी भारत कोई भी देश आता है उसको कहता है अगर भाई यार हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, हालांकि उसका कोई काम वाम तो है नहीं, पर उसमें कोई शामिल नहीं हो रहा, हमारी बेइज्जती हो रही है, उसमें शामिल हो जाओ यार। न्यूजीलैंड वाले का कोई खर्चा लगेगा? खर्चा कोई नहीं लगेगा, तुम तो बस एक बार साइन कर दो और शामिल हो जाओ। तो न्यूजीलैंड ने कर दी साइन। तो न्यूजीलैंड क्या हो गया है? CDRI के अंदर शामिल हो गया है। तो ये ध्यान रखना, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में न्यूजीलैंड शामिल हो गया है। तो पहली बात हमने क्या जानी कि न्यूजीलैंड के साथ में ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का समझौता हुआ। दूसरी बात हमने क्या जानी कि न्यूजीलैंड CDRI में शामिल हो गया है। CDRI जो कि 2019 में बना था और UN क्लाइमेट एक्शन समिट के तहत जो बना था। अब आप यदि कोई वनडे टाइप का एग्जाम दे रहे हो उसमें ये सारे फैक्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें क्या पूछते हैं, हाल ही में कौन सा देश भारत के CDRI में शामिल हुआ? ऑप्शन मॉरिशस, न्यूजीलैंड, बारबाडोस, युगांडा। तो आंसर क्या है? न्यूजीलैंड। उस प्रकार के आसान आसान प्रश्न पूछते हैं। हालांकि आजकल करंट अफेयर की जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, उनका कोई भरोसा नहीं है वो किस लेवल पर पहुंचे हुए हैं। वो ऐसे पूछ सकते हैं कि साइन कौन से हाथ से किया था, राइट हैंड से किया था, लेफ्ट हैंड से किया था, कोई भरोसा नहीं इन लोगों का। तो मैं वो करवा भी नहीं सकता। AUMRA देख लिया और CDRI देख लिया। आगे बढ़ते हैं। IPOI में शामिल होने हेतु सहमति व्यक्त की है। अब ये देखो सहमति व्यक्त की है इसलिए कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव ये भी भारत का ही शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है। ये जो भारत ने किए हैं इनिशिएटिव, इसमें कुछ नहीं होता, केवल नाम होता है। बाकी ना तो इनकी कोई ढंग की बिल्डिंग होती है, ना कोई रिसर्च हो रही होती है, केवल एक ऑर्गेनाइजेशन बना के छोड़ देता है। तो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव ये भारत ने शुरू किया 2019 में, बैंकॉक थाईलैंड में इसका वो है आपके हेडक्वार्टर है। और जो ईस्ट एशिया समिट थी उस दौरान इसको लॉन्च किया गया था। ईस्ट एशिया समिट में इसको लॉन्च किया था क्या, और न्यूजीलैंड अभी कह रहा है कि हम इसमें शामिल हो जाएंगे। होंगे तब बात करेंगे। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये दो बातें। अभी काम की बात जो हमने याद करने लायक जो थी वो ये दो बातें। क्या? एक तो न्यूजीलैंड के साथ में ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का समझौता हुआ है, दूसरा CDRI में शामिल होने के लिए वो सहमत हुआ है। इतनी बात याद रह जाएगी। उसके बाद ये तो हो गया न्यूजीलैंड की कहानी खत्म। अब न्यूजीलैंड के साथ साथ में एक पास में एक देश पड़ता है बारबाडोस। कौन सा देश पड़ता है? बारबाडोस। कैरेबियन सी के आसपास में देश पड़ता है बारबाडोस। तो बारबाडोस वालों ने कहा कि हम भी मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर देना चाहते हैं, ताकि राजस्थान में कोई स्टूडेंट जब एग्जाम दे रहा होगा वो जब करंट अफेयर पढ़े कि राजस्थान भारतीय प्रधानमंत्री को कौन कौन से देशों का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिला है, तो उसमें हमारे देश का नाम गलती से रह ना जाए, तो हम भी देना चाहते हैं। तो बारबाडोस ने भी भारतीय प्रधानमंत्री को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, जो कि उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो दिया है। आपके नोट्स में एक लाइन कम लिखी हुई है, वो लाइन ऐड कर लेना। वो है कि भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से ये अवार्ड किसने लिया? तो विदेश राज्य मंत्री हैं अपने पवित्र मार्गरेटा, उन्होंने ब्रिज टाउन के अंदर ये अवार्ड जो ग्रहण किया। ठीक है ना? किसने ग्रहण किया? पवित्रा मार्गरेटा, जो कि भारत के विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्होंने ब्रिज टाउन में इस अवार्ड को ग्रहण किया। ज्यादा आप देखोगे तो बारबाडोस का अवार्ड है, पवित्र इसको ले रहे हैं ब्रिज टाउन के अंदर इसको ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं? पवित्र। कहां पर? ब्रिज टाउन में। किसका अवार्ड? बारबाडोस का। कौन सा अवार्ड? ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। आई होप कि यहां तक की बातें आपको ना सिर्फ क्लियर होंगी बल्कि उंगलियों पर याद भी होंगी। ऐसे तो मैं मानूंगा नहीं, मन ही मन सोचोगे। सबसे पहले पढ़ा मॉरिशस, सेकंड विजिट थी। पहले हमने कहा कि मॉरिशस की हेल्प की थी 1968 तक, के बाद में राजनीतिक संबंध स्थापित कर लिए थे। बात शुरू हुई थी 2025 में। कौन सा इनिशिएटिव? महासागर पहल, जो कि साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए और उनको और आगे लेके जाने के लिए था। मॉरिशस के साथ में एक तो समझौता हुआ था, स्थानीय मुद्रा में व्यापार करेंगे, और दूसरा जो हुआ था समझौता स्थानीय मुद्रा में व्यापार करेंगे, और एक हमने ये कहा था कि भाई मॉरिशस के सरकार ने भारतीय प्रधानमंत्री को एक अवार्ड दिया था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था, जिसका नाम की ऑफ इंडियन ओशन नाम से था। भारतीय प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो गीत गवई से स्वागत किया गया था, और एक वहां पर
संस्था का उद्घाटन किया गया था जिसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से, रेडुइट के अंदर। कहां पर? रेडुइट के अंदर। उसके बाद हमने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन के बारे में पढ़ा। लक्सन जो है एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता शुरू हुई, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर को लेकर आपस में समझौता हुआ, CDRI के अंदर वो शामिल हो गया, और IPOI इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को लेकर कोई सहमति बनी है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर हमने बात की बारबाडोस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो ऑनररी फ्रीडम, ऑनर ऑफ फ्रीडम, वो भारत के प्रधानमंत्री जी को दिया गया, लेकिन उनकी तरफ से भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने वो अवार्ड ब्रिज राउंड में जो वो प्राप्त किया। यहां तक की बातें क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं कि कुछ देशों के साथ हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट हुए, द्विपक्षीय समझौते। कुछ देशों के साथ हमारे क्या हुए? द्विपक्षीय समझौते। उसमें से एक है जापान, जिसके साथ में स्वैप एग्रीमेंट हुआ है। ये स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? वही दो देशों के बीच में करेंसी एक्सचेंज को लेकर एक निर्धारित शर्तों पर होने वाला एक एग्रीमेंट है, जिसमें कि डॉलर की निर्भरता को थोड़ा सा कम किया जा सके, आपस में एक दूसरे की जो करेंसी है उसको एक्सचेंज किया जा सके। तो इंडिया जापान स्वैप एग्रीमेंट, जो कि करेंसी एक्सचेंज को लेकर होता है, वो किया गया जापान के साथ में। सिंगापुर के साथ में हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर को लेकर समझौता किया गया। सिंगापुर के साथ में हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर को, शिपिंग मतलब कि जहाज, ये क्या होता है? ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर। क्या होता है ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर? ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर मतलब कि दो ऐसे स्थान जिनके बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिप जाए और वहां पर जीरो एमिशन हो, जीरो कार्बन एमिशन हो। तो जीरो एमिशन मैरीटाइम रूट, एक ऐसा जीरो एमिशन मैरीटाइम रूट बनाना जिससे कि एनर्जी जो आपके पर्यावरण है वो खराब ना हो, उसको लेकर एक समझौता हुआ है। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। तो ये हमें पता होना चाहिए, जीरो एमिशन मैरीटाइम रूट को लेकर, हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर को लेकर समझौता हुआ है। किसके साथ? सिंगापुर के साथ में। नेपाल के साथ में हमने वॉश को लेकर, वॉश क्या है? तो वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, है ना, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन को लेकर एक समझौता किया है। वो किसके साथ किया है? नेपाल के साथ में। तो नेपाल के साथ में वॉश एग्रीमेंट, सिंगापुर के साथ में ग्रीन कॉरिडोर वाला एग्रीमेंट, और इंडिया और जापान के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। ये तीन बायलैटरल एग्रीमेंट जो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये तीन बातें हमने देख ली। अब यदि अपन नोट्स पे देखते हैं तो 2 पेज हम पढ़ चुके हैं, मॉरिशस यात्रा पूरी कर चुके हैं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री वाली बात कर चुके हैं, IPO वगैरह सब देख चुके हैं। एक और देश से अवार्ड मिलने के बाद मोदी जी, कभी कभी लगता है अपनी नीचे भगवान है। द्विपक्षीय समझौते देख चुके हैं। अब चलते हैं प्रमुख सम्मेलन और बैठकों की तरफ। कहां चलेंगे? प्रमुख सम्मेलन और बैठकों की तरफ। क्या इतनी बातें क्लियर है क्या? प्रमुख सम्मेलन और बैठकें। सबसे पहली बैठक रायसीना डायलॉग। रायसीना क्या है भाई? नाम सुना कभी रायसीना? क्या है रायसीना? भारतीय राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स पर है। कहां पर है? रायसीना हिल्स। अपनी जो अरावली है वो इधर से जाती हुई खत्म कहां पर होती है? रायसीना हिल्स, जहां पर कि भारतीय राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन है। तो भारतीय राष्ट्रपति भवन को रायसीना हिल्स को भारतीय राष्ट्रपति भवन वहीं पर बना हुआ है। तो इसीलिए एक डायलॉग है जिसका नाम हमने क्या रख दिया? रायसीना डायलॉग। ये रायसीना डायलॉग क्या है? रायसीना डायलॉग एक्चुअल में एक सिक्योरिटी डायलॉग है। कैसा डायलॉग है? एक सिक्योरिटी डायलॉग है जो कि रेगुलर टाइम पर 2016 से हो रहा है, और ये हमारा इस बार 10वां सेशन था। 2025 के अंदर 10वां सेशन था, जो कि आपस में बातचीत करते हैं सिक्योरिटी को लेकर, किस तरीके से सुरक्षा के मुद्दों को किस तरीके से बढ़ाया जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन भारत में आए हुए थे। इनको अपन यहां पर ले आए कि भाई आए हुए तो एक काम करो ना, हमारे रायसीना डायलॉग के अंदर चल लो। तो इसके अंदर मुख्य अतिथि कौन थे? इसमें मुख्य अतिथि थे लक्सन। मुख्य अतिथि कौन थे? लक्सन। तो हमें पता होना चाहिए कि एक सिक्योरिटी डायलॉग है, 2016 में शुरू हुआ था, इसका 10वां सेशन था इस बार। और लक्ष्मण जो है इस बार हमारे क्या थे? मुख्य अतिथि थे। अच्छा, इसको करवाता कौन है? इसका आयोजक कौन होता है? इसका आयोजक होता है अपने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय।
एक तो है हमारे विदेश मंत्रालय, इसके साथ साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन और है और उसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो रायसीना डायलॉग के बारे में हम बताना चाहिए, ये एक सिक्योरिटी डायलॉग है, 2016 में शुरू हुआ था। 10वां सेशन जो है वो 2025 में भी हुआ है। हमारे मुख्य अतिथि लक्ष्मण थे और इसके आयोजक जो वो कौन है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय। और एक आधी बात रह गई होगी, देख लेते हैं। आयोजन इसका कहाँ पर हुआ, नई, अरे हमेशा नई दिल्ली में होता है भाई, है ना, नई दिल्ली में ही होता है, इसमें तो कभी कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ये इसका कौन सा संस्करण था, 10वां, 2016 में सेशन शुरू हुआ। थीम क्या थी, काल चक्र, लोग, शांति और ग्रह। थीम याद रख लेना, काल चक्र। देखो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है तो काल चक्र से भारी भरकम से शब्द होंगे, तो काल चक्र, लोग, शांति और ग्रह। मुख्य अतिथि वही क्रिस्टोफर लक्सन। इनिशिएटिव बाय विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। क्या करता है, तो सिक्योरिटी डायलॉग है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। तो रायसीना डायलॉग मार्च के अंदर नई दिल्ली में हुआ, पहली बात। किसने करवाया, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय। कौन सा सेशन था, 10वां सेशन। शुरुआत कब हुई, 2016 में। इस बार के मुख्य अतिथि कौन थे, लक्ष्मण। और थीम क्या थी, काल चक्र। क्या थी, काल चक्र, लोग, शांति और ग्रह। लोग, शांति और ग्रह। क्या याद रह जाएगा क्या। चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे। और कौन कौन से सम्मेलन हुए, फर्जी फर्जी से 5-7 सम्मेलन और है, इनको भी अपन फटाफट जब देखते हैं। सबसे पहला नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन। क्या नाम है, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन। देखो आपको पता हो एक ना संगठन है जिसका नाम है FATF। क्या नाम है, FATF। FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है FATF। ये FATF क्या करता है, ये FATF काम ये करता है कि ऐसे देश या ऐसे संगठन या ऐसे व्यक्ति जिनके पास यदि कोई पैसा पहुंच गया और उस पैसे का प्रयोग वो आतंकवादी कार्यों में लगाएंगे या किसी अपराध में लगाएंगे, ऐसे लोगों तक पैसा पहुंचने ही ना दो। ऐसे लोगों तक पैसा पहुंचने ही ना दो। तो जैसे कि इनकी रडार में हमेशा एक देश रहता है, पाकिस्तान, अपना प्यारा मित्र पाकिस्तान, है ना, जो आजकल ज्यादा ही प्यार भारतीय लोगों को आ ही रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो हमेशा इनके रडार में रहता है। तो ये है मेन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या है, FATF। इसी FATF का एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है नो मनी फॉर टेरर। अब रिलेट कर पा रहे हो उसको, नो मनी फॉर टेरर। तो यही एक प्रोग्राम हुआ है, कौन सा, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन। कहां पर हुआ है, यह हुआ है म्यूनिख जर्मनी के अंदर और ये इसका 4था संस्करण था। कहां पर हुआ, म्यूनिख जर्मनी के अंदर। म्यूनिख जर्मनी के अंदर। तो मेरू तो पीसा कौन दे जब टेरर वास्ते, तो म्यूनिख, नो मनी फॉर टेरर। नो मनी फॉर टेरर प्रोग्राम कहां पर हुआ, म्यूनिख के अंदर हुआ। उसके बाद इंटरनेशनल सी बैड अथॉरिटी, ये एक नया ही पंगा है। ये सारी चीजों को थोड़ा सा बेसिक हमें समझना पड़ता है, वरना ऐसे मैं बता के चला जाऊं कोई मतलब नहीं है। एक संगठन है सर जिसका नाम है UN क्लोज। UN क्लोज क्या है, अब एक मुझे बात बताओ, ये है अपना प्यारा भारत, इसके आसपास में ये जो समुद्र वाली स्थान है ये भी भारत की भूमि में ही, भारत का ही यहाँ पर कंट्रोल है क्या, बिल्कुल 200 नॉटिकल माइल तक भारत का ही कंट्रोल होता है। इनसे संबंधित कुछ नियम बनाने हो, कुछ कानून कायदे बनाने हो, या फिर ये पानी जिसमें भारत का कंट्रोल नहीं है, इनसे संबंधित कोई कानून कायदे बनाने हो तो सर कौन बनाएगा। चलो 200 नॉटिकल माइल तक तो आप कह दोगे भारत बनाएगा, इसके आगे मान लो किसी भी देश का कंट्रोल नहीं है, यहां पर ओपन सी है, हाई सी है, तो क्या करें, कौन बनाएगा कानून। तो इसका कानून बनाने के लिए एक संगठन है सर जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉस फॉर सी। UN, ओ पता नहीं कहां से लेके आए, UN क्लोज, है ना, क्या है, UN क्लोज, UN कन्वेंशन फॉर लॉस फॉर सी। अब इसी UN क्लोज के अंदर एक संस्था आती है जिसका नाम है इंटरनेशनल सी बैड
अथॉरिटी। ये संस्था क्या करती है? ये संस्था सर ये करती है, इसका जो मुख्यालय है ये किंगस्टन जमैका के अंदर है। ये संस्था क्या करती है, जैसे मान लो कि भाई ये वाला एरिया है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं था, और ऐसा कोई कानून बना कि भाई यहां पर भारत जो है क्या कर सकता है, खनन कर सकता है, माइनिंग जो है यहां पर भारत कर सकता है पानी के अंदर, कि ऐसा कोई यदि कोई खनिज वगैरह निकलते हैं, जैसे कि खनिज बड़ा फेमस हुआ था पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, है ना, तो वो बड़ा फेमस हुआ था, ऐसा कोई भारत यदि कोई माइनिंग कर सकता है तो उसकी अप्रूवल कौन देगा? उसकी अप्रूवल ये संगठन देता है, इंटरनेशनल सी बैड अथॉरिटी। आप इसको ऐसे पढ़ो, सी यानी कि समुद्र, बैड, बैड होता है ना लेटने वाला, तो ये नाम ऐसे ही तो है कि जो धरातल है समुद्र का उससे रिलेटेड कोई आपको अप्रूवल वगैरह देनी है तो वो कौन देगा? इंटरनेशनल सी बैड अथॉरिटी के द्वारा दी जाएगी। अब कहानी समझ में आई क्या? यूएन क्लोज, यूएन क्लोज के अंदर क्या होता है? यूएन सी बैड अथॉरिटी। अब चलते हैं वापस नोट्स पर, क्या है? इंटरनेशनल सी बैड अथॉरिटी का सेशन हुआ, कहां पर हुआ? किंगस्टन जमैका के अंदर। जिसको ये पता हो कि इंटरनेशनल सी बैड अथॉरिटी क्या है उसको तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इसका मुख्यालय है ही यहां पर, किंगस्टन जमैका के अंदर ही है इसका मुख्यालय। तो वहां पर इसका सेशन हुआ। कौन सा सेशन हुआ? 30वां सेशन हुआ। क्या है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी? यूएन क्लोज के तहत यह स्थापित किया गया है। बताओ, ये दोनों बातें क्लियर हुई? सबसे पहला नो मनी फॉर टेरर म्यूनिख के अंदर, चौथा संस्करण। दूसरा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का सेशन किंगस्टन जमैका के अंदर, कौन सा सेशन? 30वां सेशन, और ये इसके अंदर स्थापित किया गया। आगे बढ़ते। अफ्रीकन हेल्थ एजेंडा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, अफ्रीकन हेल्थ एजेंडा, ये किगाली रवांडा के अंदर हुआ। आपको बताओ किगाली जो है ना, ये हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो अफ्रीकन हेल्थ को लेकर एक प्रोग्राम हुआ, वो कहां पर हुआ? किगाली रवांडा के अंदर। एमरेफ हेल्थ अफ्रीका एक एनजीओ है, उसने करवाया। आगे बढ़ते हैं। ईयू टीसीसी, भारत और ईयू के बीच, ईयू तो जानते हो ना, यूरोपियन यूनियन, भारत और ईयू के बीच में व्यापार और प्रौद्योगिकी को लेकर, व्यापार और प्रौद्योगिकी को लेकर एक मंत्री स्तरीय बैठक हुई। कहां पर हुई? नई दिल्ली में। और ये उसका दूसरा सेशन था, भारत ईयू व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद, जिसकी स्थापना 2022 में हुई थी। कब हुई थी? 2022 में। कब हुई थी? 2022 में। और सेशन कौन सा है? ये दूसरा। स्थापना कब? 2022 में। और इसका सेशन कौन सा है? ये दूसरा। आगे बढ़ते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता, डिफेंस डायलॉग, डिफेंस पॉलिसी डायलॉग, डीपीपी, डिफेंस पॉलिसी डायलॉग, ये कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। कौन सा सेशन? 9वां सेशन। कौन सा सेशन था? 9वां सेशन। चलो भाई, मैं नहीं मानता कि आपको याद हो गया। जब तक अपन रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो, नो मनी फॉर टेरर, म्यूनिक जर्मनी, 4th सेशन। इंटरनेशनल सी बैड अथॉरिटी, किंगस्टन जमैका, 30वां सत्र। अफ्रीकन हेल्थ वाला, किगाली रवांडा। भारत ईयू व्यापार और उसको लेकर दूसरा सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर 2022 में स्थापित हो गया था। भारत ऑस्ट्रेलिया डीपीपी, डिफेंस पॉलिसी डायलॉग, लगा लेना मेरे साहब। 9वां सेशन कहां पर हुआ? नई दिल्ली के अंदर। पांचों बातें याद होगी। रायसीना डायलॉग के बारे में याद है? कौन सा सेशन? 10वां। कहां हुआ? नई दिल्ली। किसने करवाया? विदेश मंत्रालय, ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन। मुख्य अतिथि लक्षण, और उसकी थीम कालचक्र, और आगे 2 लाइनों 2 बातें और थी, बस इतनी बातें थी। 2016 में स्थापित हुआ था। उससे ऊपर चलो, बायलैटरल एग्रीमेंट किसके साथ पड़ा था? जापान। जापान के साथ कौन सा? करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। नेपाल के साथ वोश, और आपके सिंगापुर के साथ में ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर। उससे ऊपर चलो, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के साथ में एईओ पर समझौता हो गया। और बताओ, सीडीआरआई के अंदर शामिल हो गया। ये दोनों क्या है पता है हमें? मॉरिशस, अच्छा बारबोडस, बारबोडस ने कौन सा वोट दे दिया? वो ऑनरेरी फ्रीडम वाला। किसने लिया? विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री ने, प्रबीता मार्गरेटा, जो उन्होंने लिया। कहां पर? ब्रिज टाउन के अंदर। क्या बताओ, सारी बातें याद है कि नहीं है? 100% याद है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं रिपोर्ट और सूचकांक की। कौन कौन सी रिपोर्ट आई? हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम था विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। विश्व वायु गुणवत्ता, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ये इसका 7वां संस्करण है। आईक्यू एयर के द्वारा, किसके द्वारा निकाला जाता है? ये आईक्यू एयर के द्वारा निकाला जाता है, स्विस एयर टेक्नोलॉजी फर्म है उसके द्वारा। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 7वां सेशन है,
IQ एयर के द्वारा निकाला जाता है। 7वां सेशन है, केवल 7 देश है जो कि WHO की गाइडलाइंस को पूरा कर रहे हैं। कौन सा सेशन है? 7वां, 7 फॉर ए रीजन थाला, ठीक है ना। तो 7वां सेशन है, केवल 7 देश। इनके आजकल आपको नहीं लगता ये धोनी की जो है PR जो है वो एजेंसी थोड़ा ठीक काम नहीं कर रही? पिछले कुछ समय के अंदर, खासतौर पर जब से ये IPL शुरू हुआ है, धोनी की जो फजीयत सोशल मीडिया पर हो रही है। धोनी एक ऐसे व्यक्ति है जो हमेशा लगता है कि सही समय पर सही निर्णय ले लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बिना बेइज्जती करवाए चुपचाप संन्यास ले लिया, और बढ़िया शानदार तरीके से संन्यास लिया। बढ़िया सा गाना गाया, कि क्या था वो, एक मुझे गाना याद नहीं आ रहा, बड़े अच्छा सा गाना गाया। तो इस तरीके से बढ़िया आपको सही लगेंगे वो। हाँ तो भाई धोनी ने वो गाया था, वो मैं पल दो पल का शायर हूँ वाला। तो उन्होंने क्या सही समय पर संन्यास ले लिया, है ना। वरना क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ना, क्रिकेटर्स को समझ में नहीं आता कई बार कि अब हम आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं और हमें संन्यास ले लेना चाहिए। जैसे सौरव गांगुली के साथ ये समस्या हुई, उन्होंने बहुत बाहर टीम से बाहर हुए, फिर अंदर आए, फिर वापस अच्छा नहीं खेले कुछ समय तक। तो इस तरीके से बड़ा एक तरीके से उतना सम्मानजनक विदाई जो उनकी नहीं हुई जितनी कि वो डिजर्व करते थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने सही समय पर सही जो डिसीजन लिया। लेकिन IPL में उनको पता नहीं क्या रस आ रहा है, वो अभी भी संन्यास नहीं ले रहे हैं, और उस वजह से वो ज़्यादा बॉल खेलते हैं, रन कम बनाते हैं, या फिर बहुत लास्ट में बैटिंग करने आते हैं। इस वजह से उनकी बहुत ज़्यादा आजकल जो सोशल मीडिया पर आप देखोगे तो उनकी PR एजेंसी काम नहीं कर रही है। 7 थाला फॉर रीजन जो था ना, वो आजकल नेगेटिव वे में यूज़ किया जा रहा है। तो एक्चुअली एक बात देखो ये भी है कि IPL की जो फर्म होती है ना, जैसे मान लो चेन्नई सुपर किंग है, उसको पता है कि उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो धोनी के नाम से है। यदि धोनी चाहे तब भी उनको जल्दी से वो संन्यास लेने नहीं देते हैं। इवन जिस दिन धोनी संन्यास भी लेंगे तब भी वो कहेंगे आप जर्सी तो पहने रहो, भले मेंटोर बन जाओ, कोई कोच बन जाओ, स्टेडियम में तो कम से कम आया ही करो, क्योंकि हमारी चेन्नई सुपर किंग की ब्रांड वैल्यू आपसे है। इसलिए उनका एक दबाव जो है एक बड़ा फैक्टर होता है। क्योंकि धोनी ऐसे लगते नहीं है कि भाई एक बार यदि रिटायरमेंट ले लिया तो कोच के रूप में जो स्टेडियम के अंदर बैठे हैं, ऐसे लगता नहीं है। वो ऐसा लगता है फिर किसी हिमाचल प्रदेश के किसी गांव के अंदर आराम से बैठे हुए मिलेंगे बिना मोबाइल फ़ोन के, ऐसा लगता है उनके बारे में। तो इसलिए शायद वो एक दबाव भी हो सकता है। जो भी कारण हो, तो सही समय पर सही डिसीजन लेना ज़्यादा ठीक रहता है। चलो वापस आते हैं। तो केवल 7 देशों ने WHO की वार्षिक औसत को पूरा किया है, और ये इसका 7वां संस्करण था। कौन जारी करता है? IQ एयर, स्विस एयर टेक्नोलॉजी फर्म। ओशनिया जो है विश्व का सबसे स्वच्छ क्षेत्र है। ओशनिया समझ गई, ऑस्ट्रेलिया और ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देश में बात करें तो भारत का नंबर आता है 5वां। पहले नंबर पर है चाड देश, अफ्रीका के अंदर एक देश पड़ता है चाड, है ना। तो अफ्रीका में वो देश है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। बांग्लादेश दूसरे पर है, पाकिस्तान तीसरे पर है, कॉन्गो चौथे पर है, भारत 5वें पर है। तो अपने एक तो 5वें पर अपन है, एक इधर वाला पड़ोसी, एक इधर वाला पड़ोसी। तो ये देखो 2 + 3 5। लो भाई, भारत कौन से पर है? 5वें पर। दूसरे पर बांग्लादेश, तीसरे पर पाकिस्तान। 2 + 3 कितने? 5। तो भारत कौन से पर है? 5वें पर, ठीक है ना। संस्करण कौन सा? 7वां। जारी किसने किया? IQ एयर ने किया। विश्व के सर्वाधिक 20 प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहर है। और ये मैंने तो रिपोर्ट को गलत मान दिया है कोई काम की नहीं है रिपोर्ट, क्योंकि ये गंगानगर को 14वें नंबर पर बता रहे हैं प्रदूषित शहरों में, हनुमानगढ़ को 19वें पर बता रहे हैं, और भिवाड़ी जो है अलवर में जो पड़ता है वो 17वें पर बता रहे हैं। और टॉप 20 के अंदर 13 जो प्रदूषित भारतीय शहर जो है ये है। दिल्ली विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो वो कंटिन्यूअसली अपने स्थान पर कायम है। ऐसा माना जाता है कि पहले स्थान पर पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दिल्ली ने ये मेहनत से ये हासिल किया मुकाम, और ये लगातार प्रदूषित शहर में पहले नंबर पर बना हुआ है। लेकिन मुद्दे की बात है कि गंगानगर 14वें और हनुमानगढ़ 19वें पर क्यों? क्योंकि ऐसा तो कुछ वहां पर इंडस्ट्री है नहीं, ऐसे तो वहां पर कोई बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, कोई जनता नहीं है। तो ये प्रदूषण कहां से? तो ये प्रदूषण हुआ पराली का। किसका? पराली का। ये कोई रिपोर्ट जो है ये कोई नवंबर दिसंबर के आसपास ली होगी। नवंबर दिसंबर में पंजाब से और हरियाणा से, और कुछ अपने अपने वाले भी कर ही लेते हैं, वो पराली जलाते हैं। उसकी वजह से धुआं इतना ज़्यादा आता है कि नवंबर दिसंबर में यदि धुंध ना भी हो तब भी आप यदि गंगानगर हनुमानगढ़ में जाओगे तो आपको लगेगा पूरा धुंध हो रखी है, और आपकी आंखों के अंदर वो बहुत ज़्यादा जलन होगी। तो उस हवा के अंदर सांस ले, नवंबर दिसंबर वाला जो फेज है गंगानगर हनुमानगढ़ एक तरीके से सही बात है एकदम प्रदूषित में रहता है, और उसका कारण है प्रदूषित वो आपके पराली। तो ये गंगानगर 14वें नंबर पर, हनुमानगढ़ 19वें पर। भिवाड़ी जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है वो 17वें पर है। गंगानगर से भी थोड़ा सा पीछे, मतलब ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक था, लेकिन उसका मेन कारण ये है।
तो वापस लौटते हैं मुद्दे पर। IQ एयर ने निकाली विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट संस्करण 7वां। केवल 7 देश WHO के मानक को पूरा कर पाए। पहले नंबर पर सबसे प्रदूषित के अंदर चार, दूसरे पर बांग्लादेश, तीसरे पर पाकिस्तान, भारत 5वें पर। 20 में से 13 प्रदूषित शहर भारत के। सबसे ज्यादा दिल्ली, गंगानगर 14वें पर, भिवाड़ी 17वें पर और हनुमानगढ़ 19वें पर। क्लियर है यहाँ तक की बात? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आता है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। देखो USA का एक ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पूरी दुनिया भाव नहीं देती, लेकिन भारत की मीडिया न जाने क्यों इसको इतना भाव देती है। वो क्या करता है कि समय समय पर एक रिपोर्ट निकालता है कि कौन से देश में कितनी क्या रिलीजियस फ्रीडम है। तो वही रिलीजियस फ्रीडम को लेकर USA ने ये रिपोर्ट निकाली है और भारत को विशेष चिंता का देश घोषित किया है, जो कि हर बार करता है, विशेष चिंता का देश। तो भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के व्यवस्थित और गंभीर उल्लंघन के लिए भारत को विशेष चिंता का देश घोषित किया है। भारत ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित बताया, जो कि हर बार बताता है, हर बार यही कहानी है। भारत इसको मानता नहीं है और इंडियन मीडिया जो है इसको भर के मानती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स, फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स, ये भी कोई US बेस्ड थिंक टैंक है, उसके द्वारा निकाली गई है। भारत का इसमें जो रैंक है 33 में से 24 में आई है, यानी कि भारत में फ्री स्पीच यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक बोलने की शायद उतनी ज्यादा आजादी नहीं है, तभी ये 24 नंबर पर आई है। इसमें सबसे बढ़िया जो देश माना गया है वो है नॉर्वे। कौन सी? नॉर्वे। नॉर्वे, किसी को रोकने का नो वे, किसी को नहीं रोकेंगे। नो वे मतलब कि नॉर्वे, नॉर्वे में जो है किसी को नहीं रोकेंगे। ठीक है ना, तो नॉर्वे जो पहले नंबर पर है सबसे अच्छे देशों में, और भारत आता है इसमें कौन से पर? 24वें नंबर पर आता है। सबसे लास्ट में है ये जॉर्डन। कौन सा है? जॉर्डन। ठीक है ना, उसके बाद में एक रिपोर्ट है सिप्री की। सिप्री भी देखो, ये भी एक परमानेंट अपना करंट अफेयर का साथी है जिसका नाम है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसा करके इसका कोई नाम है, जो कि स्टॉकहोम स्विट्जरलैंड बेस्ड है। ये इंटरनेशनल पीस को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय शांति को लेकर बढ़ावा देने का काम करता है। इसीलिए ये अलग अलग मुद्दों पर रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है। रिसर्च करने का मतलब कि वो ये देखता है कि कौन से देश में कितने हथियार खरीदे जा रहे हैं, कहां से सबसे ज्यादा खरीदते हैं, कौन सबसे ज्यादा बेचता है, उस प्रकार की रिपोर्ट लगातार ये करता रहता है। तो हम बात कर रहे हैं सिप्री रिपोर्ट की, जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बता रहे हैं अभी इस रिपोर्ट के अंदर कि 2020 से 24 के बीच वैश्विक हथियार हस्तांतरण पर चर्चा करती है ये रिपोर्ट। शीर्ष आयातक यूक्रेन, सबसे ज्यादा कोई इस समय में युद्ध के हथियार खरीदे हैं तो वो किसने खरीदे हैं? यूक्रेन ने। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, खरीद लिए होंगे। दूसरे नंबर पर भारत। रूस अभी भी प्रमुख आपूर्ति करता है। भारत में भारत के द्वारा हथियार जो खरीदे जा रहे हैं, पहले ये होता था कि एक तरफा रूस से खरीदता था, लेकिन अब भारत ने अपने जो सप्लाई है, हथियारों की जो आपूर्ति है, उसमें काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन किया है। अब हम फ्रांस से भी खूब सारे, USA से भी, इजराइल से भी, इनसे भी हमने हथियार जो ज्यादा खरीदे हैं। रूस अभी भी टॉप पर तो बना हुआ है ना। पहले लगभग 90% भारत हथियार खरीदता था, अभी 55-60% के आसपास है। तो भारत जो रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है, पहले नंबर पर इसमें यूक्रेन है, दूसरे नंबर पर भारत है। शीर्ष निर्यातक की बात करें कि जो है वो सबसे ज्यादा हथियार बेचे किसने दुनिया के अंदर? USA ने, दूसरे नंबर पर फ्रांस ने और तीसरे नंबर पर रूस ने। ठीक है ना, निर्यात में काफी भारी गिरावट इसके देखने को मिली, पर अभी भी है ये। तो USA, फ्रांस और रूस। तो सिप्री की जो रिपोर्ट है, पहले तो सिप्री क्या है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हथियारों की आपूर्ति को लेकर रिपोर्टिंग कर रहा है। ये पहले नंबर पर आयातक देश कौन है? यूक्रेन है। दूसरे पर कौन है? भारत है। यूक्रेन जिसका हथियार आयात 100 गुना बड़ा है, क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है, अचानक से ज्यादा खरीद लिए। भारत जो अभी भी रूस से ज्यादा खरीद रहा है। यहां तक की बात क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बात करते हैं कुछ अन्य रिपोर्ट्स की। अन्य रिपोर्ट्स में देखो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि कौन रिलीज करता है, और कौन रिलीज करता है ये भी रटना नहीं है। उसके नाम को ढंग से डिकोड करेंगे और पहले तो गैस करने की कोशिश करेंगे। यदि वो गैस सही है तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि अपना गैस गलत है तो फिर याद करने की आवश्यकता है। देखते हैं, लैंग्वेज मैटर्स। दुनिया भर में लैंग्वेज, संस्कृति है ना, कल्चर, हेरिटेज साइट, इसको लेकर काम करने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है? यूनेस्को है। तो इस रिपोर्ट को कौन निकालेगा? यूनेस्को निकालेगा।
संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट, तो यूनेस्को के द्वारा ही ये रिपोर्ट निकाली जाती है। जल विकास, इसमें अपन को थोड़ा सा गैस अपन अलग कर सकते हैं, इसलिए इसको याद रख लेना। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट, ये भी किसने निकाली है? यूनेस्को ने। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू, एनर्जी को लेकर बड़ी संस्था कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, तो याद रखने जैसा कुछ भी नहीं है। एक पीढ़ी में उच्च आय, इनकम वगैरह की बात करना काम कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक, याद रखने जैसा कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट, ऋण वाली रिपोर्ट बारे में बता रहा है, हालांकि ट्रेड वाली होती तो हम कह देते कि क्लियर कौन निकालते हैं? अंकटाड। अंकटाड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड को लेकर कार्य करता है, तो सीधे सीधे ट्रेड की बात होती तब तो हम पक्का ही अंकटाड याद रख लेते, ऐसा कुछ याद ही नहीं रखना था। लेकिन यहां पर बात ऋण की है तो इनडायरेक्टली लिंक किया जा सकता है कि व्यापार करोगे तो ऋण भी हो सकता है, तो चलो फिर भी इसको याद रख लेते हैं। तो ये जो 5 रिपोर्ट है इसमें से 2 रिपोर्ट तो याद रखने लायक है, बाकी तो वैसे ही गैस कर लोगे। लैंग्वेज को लेकर है तो यूनेस्को निकालेगा, इनकम को लेकर है तो वर्ल्ड बैंक ही निकालेगा, और आपके एनर्जी को लेकर है तो आईईए ही निकालेगा। याद रखने वाली कौन सी है? जल वाली रिपोर्ट यूनेस्को निकाल रहा है, और डेट वाली जो रिपोर्ट है वो अंकटाड निकाल रहा है। क्लियर है? अब अपन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है यूएन80 पहल। क्या है यूएन80 पहल? आपको पता हो यूनाइटेड नेशन जो है उसके स्थापना के 80 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, और अभी 2025 में उसके 80 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक पहल लॉन्च की गई जिसका नाम है यूएन80 पहल। ये जो यूएन80 पहल है, इसके माध्यम से यूएन ये कोशिश करेगा कि अपने संगठन के अंदर एफिशिएंसी कैसे लेके आए। अभी उनकी लागत बहुत ज्यादा लग रही है, पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। वो कह रहे कि यार जो चाय जो है ना वो कटिंग वाली लाया करो यार। जब मैं कहूंगी 3 का 2 3 का 2 मतलब कि 2 चाय को 3 कप में ले आओ, इस प्रकार के कुछ काम करेंगे। कौन? यूएन वाले। और इसके लिए कौन सी पहल लॉन्च की है? यूएन80 पहल। 3 का 2 तो समझ गए ना, कि 2 चाय को 3 कप में ले आओ। भारतीय व्यापारियों के द्वारा किया जाने वाला एक ऐसा प्रयास जिसे कि कोस्ट कटिंग टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोस्ट कटिंग टेक्नोलॉजी। तो वही काम करने का जो काम कौन कर रही है? यूएन कर रही है। कौन से वर्ष पर? क्योंकि उनकी एनिवर्सरी का ये 80वां वर्ष है, तो यूएन80 पहल। आगे बढ़ते हैं। मिशन 300, ये वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है कि 2030 तक 300 मिलियन लोगों को बिजली उपलब्ध करवाना। मिशन 300 क्या है? मिशन 300 क्या है? कि 300 मिलियन लोगों को 2030 तक बिजली उपलब्ध करवाएंगे। और चला कौन रहा है? वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अपलिंक पहल, ये अपलिंक पहल जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा चलाया जा रहा है। 2023-24 में 1,42,400 टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती की है इस पहल के तहत। ठीक है ना? 2020 में इसको शुरुआत की गई थी, तो ये थोड़ी सी पुरानी होगी, ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको केवल इसलिए मेंशन किया गया कि हाल ही में इसकी ये रिजल्ट आए कि इतने इतने कार्बन टन के अंदर उत्सर्जन में कमी की है। अपलिंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने शुरुआत की थी पहले। इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लो, स्क्वाड अलायंस। क्या नाम है? स्क्वाड अलायंस। ये इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे अपन ने क्वाड पढ़ा था, भारत का 4 देशों का एक संगठन है ना, जिसमें कि 4 देश हैं। कौन कौन से? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और कौन सा? यूएसए। तो वो क्या कहलाता है? क्वाड कहलाता है। ये काम क्या है? क्वाड का मेन काम क्या है? कोर। हाँ, कोर क्या है इसका? कोर है कि एक तरीके से चाइना को बैलेंस करना। किसे बैलेंस करना? चाइना को बैलेंस करना, या फिर साउथ चाइना सी जो है वहां पर थोड़ा सा कंट्रोल करना। उसी तरीके का एक और अलायंस है जिसका नाम है स्क्वाड अलायंस। क्वाड का ही बड़ा भाई क्या? स्क्वाड। क्वाड का ही बड़ा भाई क्या हो गया? स्क्वाड। स्क्वाड अलायंस। स्क्वाड अलायंस के अंदर जो 4 देश हैं, स्क्वाड के अंदर कितने देश हैं? 4 देश हैं। अरे इनको कह दिया कि भाई साहब चाइना वालों तुम्हें कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो यूपी जाओ। कहाँ जाओ? यूपी जाओ। यूपी जाओ मतलब क्या है? यूपी जाओ मतलब यूएसए, फिलीपींस, जापान, और क्या होना? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मतलब कुल मिलाकर बस भारत की जगह पर कौन आ गया? यहाँ पर फिलीपींस आ गया। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? स्क्वाड अलायंस। ये 4 देश हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। इंडिया की जगह पर कौन आ गया? फिलीपींस आ गया, क्योंकि फिलीपींस जो है वो साउथ चाइना सी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलीपींस की लोकेशन ही यही है। जानते होंगे ना फिलीपींस कहाँ?
कांसी का है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो अलायंस है इसका नाम क्या है, स्क्वाड अलायंस। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये कि एक अनौपचारिक सैन्य गठबंधन है, कुछ नहीं है, एज इट इज स्क्वाड वाला काम है, बस इसका नाम स्क्वाड है और कुछ नहीं है। और स्क्वाड में एक देश जो एक्स्ट्रा जुड़ गया वो कौन है, फिलीपींस, और जो हट गया वो कौन है, इंडिया। भूल जाओ कभी तो ध्यान रखना, यूपी जाओ भाई, चाइना वालों कहाँ जाओ, यूपी जाओ। तो यानी कि यूएसए, फिलीपींस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। याद रह जाएगी ये बात क्या। चलो, तो ये हमने अगला पेज भी पूरा कर लिया। एक बार हम देखें इस पेज में क्या क्या पढ़ा, चलो एक बार फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। रिपोर्ट से शुरू करते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 7वीं रिपोर्ट आईक्यू एयर ने निकाली। 7 ही देश हैं जो कि इस मानक को पार कर पाए। चार्ट सबसे ज्यादा बुरा देश इस मामले में बांग्लादेश दूसरे पर, पाकिस्तान तीसरे पर, इंडिया 5वें पर, भारत के 20 में से 13 प्रदूषित शहर, दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर, गंगानगर 14वें पर, भिवाड़ी 17वें पर, हनुमानगढ़ 19वें पर। उसके बाद में अगली रिपोर्ट पड़ी वर्ल्ड यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम वाली, जिसमें कि भारत को बहुत चिंता वाला देश बता दिया, भारत वालों ने इसको खारिज कर दिया। उसके बाद अगली जो है रिपोर्ट पड़ी अपन ने, कौन सी पड़ी थी, ये फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स, जो कि भारत काफी पीछे चल रहा है। एक कोई प्राइवेट सा ऑर्गेनाइजेशन है यूएस का, वो इसको निकालता है। भारत की रैंक इसमें कौन सी है, 24वीं है। और सबसे अच्छी देश कौन सा, नॉर्वे, यानी कि सबसे लास्ट में कौन है, जॉर्डन, 33 देशों की थी। सिपरी रिपोर्ट ये हथियारों वाला कुछ निकालते रहते हैं। पहले नंबर पर कौन है, तो सबसे ज्यादा हथियार यूक्रेन ने खरीदे क्योंकि वहां पर तो युद्ध मचा हुआ था। दूसरे पर कौन है, भारत है। हालांकि भारत अभी भी सबसे ज्यादा कहां से युद्ध हथियार खरीद रहा है, आपके जो है वो रूस से खरीद रहा है। सबसे ज्यादा देश कौन सा देश है जो बेचता है हथियार, यूएसए है, फ्रांस है और रूस है। उसके बाद इनमें दो रिपोर्ट याद करने को कही थी, जल विकास जो कि यूनेस्को निकालता है, और एक डेट वाली जो कौन निकालता है, अंगटार निकालता है। उसके बाद यूएनएटी पहल क्या है, 80वीं अपनी एनिवर्सरी पर वो कुछ खर्चा वर्चा कम करेंगे। और मिशन 300 क्या है, 300 मिलियन लोगों को बिजली उपलब्ध करवाना है 2030 तक। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है। अपलिंक पहली कार्बन टन को उत्सर्जन को कुछ कम करने के लिए था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा शुरू किया गया। स्क्वाड अलायंस कुछ नहीं है, क्वाड जैसा ही है, बस वहां पर इंडिया की जगह कौन आ गया, फिलीपींस आ गया। यूपी जाओ भाई, यानी कि यूएसए, फिलीपींस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जिसके अंदर शामिल है। तो ये बातें अभी तक अपन ने पढ़ी है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सी बात करेंगे, इसकी बात करते हैं। सारे पढ़ेंगे वैसे तो। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने क्या किया है, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो कर लेना, रोड्रिगो क्या बोले यार इसको, दुतेर्ते को मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में हिरासत में लिया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति थे ये रोड्रिगो, और इन्होंने 2011 से लेकर 2019 के बीच ड्रग्स के खिलाफ एक अभियान चलाया। और ऐसा अभियान चलाया जिसमें कि कोई ड्रग्स लेता मिल जाए, इस घटना के अंदर इन्वॉल्व होता मिल जाए, सेना को कहते गोली मारो रे सीधे, उसके क्या करो, उसको सीधे गोली मारो। ड्रग्स तो खत्म हो गई फिलीपींस में से कुछ समय के लिए, लेकिन साथ ही साथ 6300 लोग भी खत्म हो गए, 6300 लोग मारे गए। ये तो सरकार के आंकड़े बताते हैं। कुछ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं 30,000 लोग जो वो मारे गए। तो इसी को मानव अपराध बताया गया, या फिर क्या बोलते हैं इसके लिए, एग्जैक्ट टर्म होता है, मानव के खिलाफ अपराध जो है ये था। इसी आधार पर एक कोर्ट है जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। कौन सी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ध्यान रखना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और एक है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये आईसीजे जो है ये यूनाइटेड नेशन का कोर्ट है। यूनाइटेड नेशन के जो 6 अंग हैं उसमें से एक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का यूनाइटेड नेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये 2002 के अंदर बनी थी। इसका भी हेडक्वार्टर जो वो हैग नीदरलैंड के अंदर ही है। इसमें जो देश शामिल होते हैं केवल वहीं पर, उसी पर इसके डिसीजन जो लागू होते हैं। फिलीपींस वाले पता नहीं किस उसके अंदर जो पहले तो शामिल हो गए, फिर 2018 में गए फिलीपींस, जब ये पता लगा कि ड्रग्स के खिलाफ जो अपन ने कैंपेन चलाया था उसमें अपने खिलाफ ही केस चलने वाला है, तो फिलीपींस ने इसकी सदस्यता छोड़ दी, वापस ज्वाइन कर ली। ऐसे करके इनका लंबा चौड़ा मामला चलता रहता है। ये केस चल रहा है 2012 से। अभी क्या हुआ, तो अभी ये हुआ कि फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो, जो उस समय में राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप साहब के पास गए और ट्रंप साहब को कहा कि भाई आप सारी संस्थाओं से बार बार निकल जाते हो, आईसीसी से क्यों नहीं निकलते। तो ट्रंप ने कहा हम तो इसमें है ही नहीं, पहली बार है, तो कि इसको कर दो, कुछ उड़ा दो, संस्था को उड़ा दो। तो ट्रंप का इस आईसीसी में विश्वास नहीं है। ट्रंप कहता है तुम पहले जुड़े ही क्यों थे,
मैं तो कब से ही कह रहा हूँ ये संस्था फर्जी संस्था है। तो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, भारत इसका मेंबर है नहीं, और ये फिलीपींस वाले मेंबर थे, फंस गए, इनको कर लिया गिरफ्तार। तो ये कुछ मामला है। तो ध्यान रखना, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, अच्छा ये क्रिमिनल कोर्ट किस पे काम करती है? ऐसे अपराध जो कि मानव संहार करने में किसी व्यक्ति ने कार्य किया हो, मानवता को समाप्त करने में किसी व्यक्ति ने कार्य किया हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और फिलीपींस के राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप यह था 2011 से 19 के बीच में ड्रग्स फ्री कैंपेन चलाने के लिए 30,000 लोगों की हत्या जो इन्होंने करवाई थी, इसलिए इनको कर लिया गया क्या? गिरफ्तार। ये मुद्दा क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दक्षिण प्रशांत महासागर में एक साथ 3 उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आए, राय, शेरू और अल्फ्रेड। ऐसा लग रहा है 3 अलग अलग देशों के दोस्त हैं। एक है जो कि मदन आप थे ना, वो कौन से, राजा राम मोहन राय टाइप के उस समय के आगे, शेरू जो कि मॉडर्न समय का कोई दोस्त है, अल्फ्रेड कोई विदेश से आया हुआ है। राय, शेरू और अल्फ्रेड 3 उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक साथ आए दक्षिण प्रशांत महासागर में। भारत और श्रीलंका ने लीबा की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य दोनों देश के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। द लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, लीबा। किसकी शुरुआत की है? लीबा की, लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, ठीक है ना, लीबा की शुरुआत जो की है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने प्रशांत महासागर में निजी क्षेत्र के विकास और महासागरीय प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम शुरू किया है। कुछ नहीं, बेसिक सी बात है, कुछ नहीं है। मेन बात पे आते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है। वो है लिथुआनिया ने क्लस्टर म्यूनिस कन्वेंशन से हटने की घोषणा की है। इसको थोड़ा समझना भाई। पहली बात तो ये लिथुआनिया कहाँ है? लिथुआनिया ये बाल्टिक जो देश है उसमें आते हैं। आपको ध्यान होते 3 देश हैं यहाँ पर, लिथुआनिया, LTM करके कुछ, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। हाँ, ऐसे करके 3 देश हैं, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। यहाँ पर ये 3 देश हैं। बाल्टिक जो देश है ना उसमें से आते हैं। बाल्टिक देश कैसे बताऊं आपको? ये आपके नॉर्वे, स्वीडन, उसके नीचे बाल्टिक सागर आता है, बाल्टिक सागर। अब कहानी ये है कि ये इधर रूस के आसपास के देश हैं। रूस यूक्रेन पर युद्ध कर रहा है, और ये जो लिथुआनिया है ये नाटो का मेंबर कंट्री है। लिथुआनिया क्या है? नाटो का मेंबर कंट्री है। अब लिथुआनिया को लग रहा है कि रूस जो है यूक्रेन के बाद हमारा नंबर लगा सकता है, हमारे खिलाफ कोई युद्ध की तैयारी जो शुरू हो सकती है। और इधर से एक कन्वेंशन था, एक समझौता था जिसका नाम था क्लस्टर म्यूनिस कन्वेंशन, उससे इसने एग्जिट करने का प्लान कर लिया है। ये समझौता क्या था? ये समझौता था कि जो छोटे छोटे हथियार होते हैं जो कि एक बड़े विस्फोटक सामग्री के रूप में यूज किए जा सकते हैं, छोटे छोटे हथियार जो कि कलेक्टिव वे में यदि यूज करें तो बड़े विस्फोटक सामग्री के रूप में यूज किए जा सकते हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध जैसा कुछ लगाया हुआ था। तो इन्होंने कहा कि अब हमें इस संगठन का हिस्सा नहीं रहना है, इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं रहना है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी पर्पज से हम किसी चीज का भी यूज कर सकते हैं। तो लिथुआनिया ने इस कन्वेंशन को छोड़ने की जो वो हाँ भर दी है। तो यही पूरी बात है। लिथुआनिया ने क्लस्टर म्यूनिस कन्वेंशन से हटने की घोषणा की है। ये क्या होता है? क्लस्टर म्यूनिस क्या होता है? ऐसे हथियार जो हवा में विस्फोट होने के बाद सब म्यूनिस या छोटे छोटे विस्फोटक बमों में खंडित होकर बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं, क्लस्टर के रूप में फैल जाते हैं। क्लस्टर समझ गए? कुछ चीजों को जोड़ दो तो क्या बन जाता है? क्लस्टर बन जाता है। तो उस रूप में ही काम करते हैं। ये एक वैधानिक रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है जो कि ऐसे हथियारों के उपयोग, भंडारण, उत्पादन और हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है। लिथुआनिया ने कहा अब हमें नहीं रहना इसके अंदर। कल को हमारे खिलाफ कोई युद्ध हो गया तो हमें तो इसका यूज करना पड़ सकता है, तो हमें ऐसे चीज के ऐसे उसमें नहीं रहना जो कि इसके उपयोग को क्या करता हो? प्रतिबंधित करता हो। अपने सिक्योरिटी पर्पज से लिथुआनिया जो है इस कन्वेंशन से क्या आ गया है? बाहर आ गया है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न बनता है, मुझे लगता है यूपीएससी में इसकी संभावना बनती है। आरपीएससी वाले तो ये पूछेंगे कि साइन कौन से हाथ से किया था, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात करें तो उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं यामंडू ओरसी। ये पहले भी बहुत बार बता चुका हूं मैं, और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ये आरएस वाले पेपर में भी पूछा था, जहां तक ध्यान में आ रहा है। यामंडू ओरसी जो कि उरुग्वे क्या बने? राष्ट्रपति बने। एक आपको ये भी खूब बार बताया है, ने 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 नेटुम्बे नंदी नंदेत्वा, ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेटुम्बे नंदी नंदेत्वा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। क्रिश्चियन स्टोकर ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं, क्रिश्चियन स्टोकर। स्टुअर्ट यंग
ये ट्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना। ये यंग जो लोग हैं ना, ये ज्यादा टोबैको यानी कि तंबाकू खाते हैं। यंग जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा तंबाकू खाते हैं, तो यंग से जोड़ दो टोबैको को प्रधानमंत्री। सारा जाफरानी ट्यूनीशिया की प्रधानमंत्री बनी है। क्रिस्टी कोवेंट्री, क्रिस्टी कोवेंट्री, ये कोवेंट्री जो है वो कमेंट्री करती है। कोवेंट्री क्या करती है, कमेंट्री करती है। ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। खेल से संबंधित है तो क्या करती है, कमेंट्री करती है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला पहली महिला अध्यक्ष बनी कौन, क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है ना। सारा जाफरानी ट्यूनीशिया की। जय भट्टाचार्य यूएसए के यूएस सीनेट द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक जो नियुक्त किए गए हैं। देखते हैं कौन कौन से याद रखने मुश्किल है। नामीबिया वाला तो आसान ही है, नए 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 याद रह जाएगा, पहली महिला राष्ट्रपति। यंग वाला भी याद रह जाएगा, क्या ये यंग जो लोग होते हैं ज्यादा तंबाकू खाते हैं, इजीली याद रह जाएगा। कमेंट्री मतलब कि कमेंट्री करती हैं, यानी कि ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। जय भट्टाचार्य डॉक्टर लग रहे हैं नाम से ही, तो यूएसए के अंदर कोई निदेशक बनाए गए उसके। यामंडू ओरसी पहली बात कर चुके अपन। ये तो क्रिश्चियन स्टोकर याद रख लेना, चांसलर बने। सारा जाफरानी ट्यूनीशिया की प्रधानमंत्री बने, है ना। ये छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती है। अब चलते हैं युद्धाभ्यास पर। युद्धाभ्यास कौन कौन से हुए। एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम है बोंगो सागर। क्या नाम है, बोंगो सागर। बोंगो यानी कि बांग्लादेश के साथ में हुआ है। कैसा है ये, समुद्री अभ्यास है, जहां जो कि कहां हुआ है, बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में हुआ है बोंगो सागर, भारत बांग्लादेश के बीच होने वाला समुद्री अभ्यास। वरुण, ये भारत और फ्रांस के बीच में नौसेना अभ्यास हुआ है, 23वां नौसेना अभ्यास था ये। देखो भारत और फ्रांस के बीच में ना 3 होते हैं, एक होता है गरुड़, एक होता है वरुण, और एक होता है शक्ति। ये तीनों ही भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। ये तीनों ही क्या है, भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। वरुण समुद्र का देवता था, इसलिए ये नौसेना अभ्यास है। गरुड़ वायुसेना का अभ्यास है, क्योंकि एक पक्षी था जो कि गुप्त साम्राज्य का प्रतीक भी था, है ना। तो गरुड़ ये वायुसेना का अभ्यास है। शक्ति ये स्थल अभ्यास है। ये तीनों ही अभ्यास किसके बीच में होते हैं, भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। तो हाल ही में कौन सा हुआ है, वरुण हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच में नौसेना अभ्यास, जो कि कौन सा संस्करण था, 23वां। ट्रोपेक्स ये भारतीय नौसेना का अभ्यास है। सी ड्रैगन, सी ड्रैगन में 20 से भी ज्यादा देश होते हैं, और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। ऐसी कोई किसी देश की जो सबमरीन किसी दूसरे की जो सीमा के अंदर नहीं आ जाए, उसके खिलाफ काम करने वाली एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। और मल्टीनेशनल बहुत सारे देश होते हैं, इसका नाम है सी ड्रैगन। क्या नाम है, सी ड्रैगन। एक्चुअल में ये सारे ड्रैगन से डरते हैं। ड्रैगन कौन, चाइना। चाइना से इनको डर लगता है कि उनकी सबमरीन कहीं पर भी मिल सकती है, तो उसके खिलाफ ये अभियान है, सी ड्रैगन। तो सी ड्रैगन जो है किसके खिलाफ, ड्रैगन, ड्रैगन मतलब कि एंटी सबमरीन। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में विशेष बल अभ्यास। धर्मा गार्जियन भारत और जापान के बीच में थल सेना अभ्यास, जापान में हुआ 6ठा संस्करण। डेजर्ट हंट 2025 भारत में, कहां पर, जोधपुर में। जब कोई राजस्थान के अंदर कोई अभ्यास हो तो ज्यादा अलर्ट हो जाओ, क्योंकि वहां से पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा है। तो भारत और भारत की एकीकृत त्रिसेना विशेष बल अभियान है, जो कि कहां पर हुआ, जोधपुर में। नाम क्या है, डेजर्ट हंट 2025। थोड़ा आइडिया इससे भी लगा सकते हैं, डेजर्ट तो भारत में तो डेजर्ट कहाँ है, अपने राजस्थान में ही है, जोधपुर में हो गया। एक है आईकिमी, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, है ना। तो इसमें नाम से पता लग रहा है, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में समुद्री अभ्यास, जो कि दार एस सलाम तंजानिया में हुआ, और ये पहला संस्करण था। किसी का पहला संस्करण हो उसके लिए भी थोड़े से ज्यादा अलर्ट हो जाओ। कितने पड़े, 8। एक तो वरुण, वरुण की पूरी कहानी देख ली, वरुण, गरुड़, शक्ति भारत फ्रांस के बीच। धर्मा गार्जियन जापान के साथ। सी ड्रैगन, ड्रैगन चाइना, चाइना सबमरीन, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। डेजर्ट हंट जोधपुर में हुआ, ये भारत वालों को। बोंगो बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी, और तो कौन से थे ये, आईकिमी, तो आईकिमी तो अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, अफ्रीका और 10 देशों के बीच में। ये सारी बातें पढ़नी पड़ी। खंजर तो भारत और किर्गिस्तान के बीच। तो बताओ यहां तक की बातों में कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। और अब अपन चलते हैं लास्ट पेज की तरफ, जो कि है अपने आईआर का। कुछ वन लाइनर पढ़ेंगे, अलग अलग देशों के साथ में अपनी क्या क्या बातें हुई है, तो उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूएसए से। तो यूएसए में एक पक्षी है जिसका नाम है बाल्ड ईगल, उसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया भाई। बाल्ड ईगल को क्या किया, राष्ट्रीय पक्षी। टेक्सास जो है वो होली को मान्यता देने वाला प्रस्ताव पास करने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य बन गया है। उसने ऑफिशियली एक प्रस्ताव पास किया है, टेक्सास बिकेम
थर्ड यूएस स्टेट टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज होली आफ्टर जॉर्जिया एंड न्यूयॉर्क। यूएसए के दो स्टेट ने पहले से, जॉर्जिया ने और न्यूयॉर्क ने पहले से जो है होली को मान्यता दे रखी थी। अभी क्या हो गया है, ये तीसरा स्टेट हो गया है, कौन, टेक्सास। टेक्सास जिसने की मान्यता दे दी है। यूएसए ने क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की घोषणा की है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व तो सबका होता है, अपनी अपनी मुद्राओं को सेफ रखने के लिए। क्रिप्टो करेंसी, क्या आप उसको मान्यता दे रहे हैं? भारत तो इस बात को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मान्यता दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और ये यहाँ पर एक कदम आगे चलते हुए क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की घोषणा जो वो कर रहे हैं। याद रह जाएगी बात। आगे बढ़ते हैं। पेरू के अंदर क्या हुआ है, तो पेरू ने हिंसा के चलते राजधानी लीमा में आपातकाल घोषित कर दिया है। पेरू के अंदर काफी लंबे समय से समस्याएं चल रही है। वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, वहां के राष्ट्रपति से लोग नाराज हैं। इन सब वजहों से दंगे वंगे वहां पर चलते रहते हैं। तो वहां की राजधानी लीमा के अंदर क्या कर दिया गया, आपातकाल घोषित कर दिया गया। अरे वो पेन कहाँ गया? ठीक है। तो यूएसए के बारे में हमने तीन बातें पढ़ी। पहले क्या, टेक्सास ने होली को मान्यता दे दी, पहली बात। दूसरा, बाल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी बना दिया। तीसरा, क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए बात कर रहे हैं। फिर हमने पेरू के बारे में पढ़ा कि वहां पर क्या कर दिया, आपातकाल जो लगा दिया है। ग्वाटेमाला में फ्यूगो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। तो वहां पर कोई ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है, फ्यूगो। तो वो फ्यूगो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ कहां पर, ग्वाटेमाला के अंदर। ये सारी बातें पढ़ ली नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में। अब चलते हैं अपने इधर अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका में दो बातें पढ़ने लायक, या फिर उससे पहले ऐसे चलते सीधे सीधे। फ्रांस ने मोसेल क्षेत्र के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट हाइड्रोजन भंडार खोजा है। फ्रांस ने क्या किया है, मोसेल क्षेत्र के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट हाइड्रोजन भंडार जो वो खोजा है। अब ये व्हाइट हाइड्रोजन क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो, ये 7 प्रकार की हाइड्रोजन होती है। कौन सी कहां से निकलती है, उस सोर्स के आधार पर। इसमें से एक होती है आपके व्हाइट हाइड्रोजन। व्हाइट हाइड्रोजन जो कि प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जियोलॉजिकल सोर्सेज नेचुरली, प्राकृतिक रूप से भूगर्भिक जो संसाधन है वहां से निकलने वाली जो हाइड्रोजन है वो व्हाइट हाइड्रोजन कहलाती है। अब इसके बारे में टेक्निकल डिफरेंस क्या है भाई, वो मुझे उतनी जानकारी नहीं है, तो आप इसको अपने लेवल पर पढ़ सकते हैं, है ना। बाकी इसके प्रोड्यूस कहां से होती है उसके आधार पर इसमें ये अंतर किए गए। व्हाइट हाइड्रोजन जो जियोलॉजिकल सोर्सेज से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। ब्लैक हाइड्रोजन बिटुमिन कॉइल से बनती है। ब्राउन हाइड्रोजन ब्राउन और लिग्नाइट कोल से बनती है। एज सच इतनी जल्दी आपके सारे याद भी नहीं होने, पर एक कुछ कुछ बातें याद करवाऊं कि ब्लैक हाइड्रोजन बिटुमिन कॉइल से बनती है। ब्राउन हाइड्रोजन ब्राउन कोल से, लिग्नाइट कोल से बनती है। रेड मतलब कि खतरे का निशान, तो ये न्यूक्लियर पावर से बनती है ना। तो इस तरीके से कुछ है। और व्हाइट वाला जो है जियोग्राफिकल सोर्सेज से नेचुरली बनती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम क्या कह रहे हैं यहां पर, कह ये रहे हैं कि फ्रांस ने क्या किया है, मोसेल क्षेत्र के अंदर व्हाइट हाइड्रोजन का सबसे बड़ा भंडार जो वो खोजा है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, देखो यहां पर ना दो देश हैं, है ना। एक देश का नाम है आर्मेनिया और एक देश का नाम है अजरबैजान। एक जो क्रिश्चियन कंट्री है, एक जो इस्लामिक कंट्री है, इनके बीच में आपस में विवाद चलते ही रहते हैं। विवाद चलता है मेनली एक एरिया को लेकर जिसका नाम है नारगोनो कारबाख। उस क्षेत्र को लेकर विवाद चलता रहता है। अब भी इनके बीच में सहमति को लेकर वार्ता चल रही है कि हम आपस में बातचीत करेंगे शांति समझौते को लेकर। तो आर्मेनिया और अजरबैजान नारगोनो कारबाख पर शांति समझौते पर क्या हुए हैं, सहमत हुए हैं। एक ये देश है यहां पर यमन। यमन में एक विद्रोही संगठन है जिसका नाम है हाउथी, या फिर हुथी भी बोलते हैं इसको, हुथी भी कह देते हैं, है ना। ये है इसकी स्पेलिंग हाउथी। कुछ लोग इसको हुथी कह देते हैं, कुछ लोग हाउथी कह देते हैं, कई सारे नाम ले लेते। तो यहाँ पर ये जो हाउथी जो रेबेलियंस है ना, वो लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मतलब कि विद्रोह करते रहते हैं वहां की सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट के खिलाफ। तो अभी ट्रंप ने क्या कहा है, हुथी विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र पर हमले का आदेश दिया है। ट्रंप ने कहा उड़ा दो, क्या कर दो, इसको उड़ा दो। तो मतलब ट्रंप ने हुती विद्रोहियों के खिलाफ कठोर एक्शन लेने को लेकर जो बात कही है। एक बार वापस देखते हैं। यूएसए में 3 बातें थी, बाल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी, क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व और होली को मान्यता देने वाला टेक्सास। कौन सा स्टेट, तीसरा स्टेट। ग्वाटेमाला के फ्यूगो ज्वालामुखी में उद्गार हो गया। पेरू के अंदर जो आपातकाल लगा दिया। फ्रांस के मोसेल के अंदर व्हाइट हाइड्रोजन सबसे वो हो गया, आपके भंडार खोज लिया। और इधर आपके आर्मेनिया अजरबैजान ने आपस में को समझौता कर लिया। और इधर यमन में जो हाउथी विद्रोहियों के कब्जे पर हमले का आदेश जो वो दे दिया।
आगे बढ़ते हैं। भारत ने तांबा और कोबाल्ट के इन्वेंशन के लिए जाम्बिया में 9000 वर्ग किलोमीटर का खनन ब्लॉक हासिल किया। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। भारत ने हाल ही में कौन से देश के अंदर तांबा और कोबाल्ट के लिए इन्वेंशन के लिए, तो ये ध्यान रखना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे का छोटा भाई जाम्बिया, जिम्बाब्वे से थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पर एक देश है बोत्सवाना, बोत्सवाना के पास में जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे जाम्बिया, ठीक है ना। ये जाम्बिया में भारत ने ये खनन के लिए हासिल किया तांबा और कोबाल्ट। यहाँ पर तांबा और कोबाल्ट खूब मिलता है। कोबाल्ट जो है आपके कॉन्गो जो खाड़ी है उसके अंदर खूब मिलता है। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये, कोबाल्ट और कांगो खाड़ी ले दे के इसके ऊपर पूछते रहता है। तो तांबा और कोबाल्ट के इन्वेंशन के लिए जाम्बिया में 9000 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो चिन्हित किया है। तंजानिया के अंदर मारबर्ग वायरस के प्रकोप की घोषणा की है। तो तंजानिया में हाल ही में कौन सा जो वायरस है वो प्रकोप फैला रहा है, वो है मारबर्ग। क्या नाम है? मारबर्ग। और तांबा कोबाल्ट के लिए कहां पर? जाम्बिया के अंदर। 3-4 छोटी छोटी बातें बचती हैं। चीन के इनर मंगोलिया क्षेत्र में विशाल थोरियम भंडार खोजा गया है। कुछ खास है नहीं, आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश बन गया है। कौन सा सदस्य देश बन गया है? 9वां सदस्य देश बन गया है। आप खुद ही कहोगे सर खुद बड़ा कंफ्यूज करते हो, कभी 10वां बताते हो, कभी 11वां बताते हो, कभी 9वां बताते हो। तो ये कंफ्यूजन जो है इनकी तरफ से, ब्रिक्स और एनडीबी की तरफ से, खुद की तरफ से चलता रहता है। अपन इसमें क्या करें? तो एनडीबी का हाल ही में ये 9वां सदस्य देश जो वो बन गया है। तो इस तरीके से जो इंडोनेशिया है वो ब्रिक्स का 11वां सदस्य है और एनडीबी का 9वां सदस्य हो चुका है। थोड़ा सा आपको यदि पता हो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब कि इंटे नहीं, ब्रिक्स मतलब कि यहाँ पर 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों ने शुरू किया था। उसके बाद में देसाई नामक देश इसमें और जुड़ गए थे। कौन से? देसाई। देसाई मतलब क्या? दुबई। दुबई मतलब कि यूएई। एक यहाँ पर इजिप्ट था, है ऐसे करके एक आपके कौन सा था? ईरान था। एक आपके इंडोनेशिया था। तो इस तरीके से कुछ देश इसमें जो वो और जुड़ गए थे। टोटल इसमें कितने देश हो गए? इंडोनेशिया इसका 11वां देश बन गया। इंडोनेशिया इसका क्या बन गया? 11वां देश। किसका? ब्रिक्स का। अब ब्रिक्स के द्वारा ही एक बैंक स्थापित किया गया जिसका नाम है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर भी पहले 5 सदस्य थे, बाद में इसने बांग्लादेश, उरुग्वे इनको और जोड़ लिया। इस तरीके से आज के समय में 9वां सदस्य देश बन गया है। कौन? इंडोनेशिया। 9वां सदस्य देश कौन बन गया है? इंडोनेशिया। एक बात आपको दिखाते हैं ब्रिक्स की, अरे वेबसाइट ओपन नहीं की थी क्या? चलो कोई बात नहीं, आप मेरी बात को वैसे ही मान ही लेते हो तो क्या ही हो वेबसाइट पे दिखाना। एनडीबी का 9वां सदस्य देश कौन बन गया है? इंडोनेशिया। ब्रिक्स का 11वां और एनडीबी का 9वां सदस्य देश। यही इंडोनेशिया के अंदर ही इस्लामिक सहयोग संगठनों के पीयूआईसी का 19वां सत्र आयोजित किया गया। पार्लियामेंट्री यूनियन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, पार्लियामेंट्री यूनियन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का 19वां जो सेशन है वो कहां पर हुआ? इंडोनेशिया के अंदर। पार्लियामेंट्री यूनियन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का 19वां सेशन कहां पर आयोजित किया गया? इंडोनेशिया के अंदर आयोजित किया गया। तो ये बात है। तो एनडीबी का 9वां, ब्रिक्स का 11वां और ये आईपीयूसी जो है इसका, पीयूआईसी जो है इसका 19वां सेशन कहां पर हुआ? इंडोनेशिया के अंदर। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी किसके बारे में? इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जितना भी करंट अफेयर था उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। स्क्रैच से हमने चीज़ों को देखने की कोशिश की, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, पर एक्चुअल में पढ़ने का मतलब फिर ऐसा ही हो, क्योंकि जब एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक हो तब हम फिर भी थोड़ा उसको जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब शांति काल है, शांति काल में चीज़ों को ध्यान से समझा जाए, पढ़ा जाए, याद किया जाए, ताकि लॉन्ग टर्म में हमें रिविज़न में, दूसरे रिविज़न में उतना ज़्यादा टाइम ना लगे। यही हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें कि हम पढ़ेंगे नेशनल और इकोनॉमिक्स करंट अफेयर के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।